हेलो स्टूडेंट। आज का मेरा ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड स्टूडेंट के लिए है जो कि 2021 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है, उत्तराखंड बोर्ड 2021 के लिए जो सैम्पल पेपर जारी हुआ है वो सैम्पल पेपर मैं बताने जा रहा हूँ। और यकीन मानिए ये जो सैम्पल पेपर है इस बार के एग्ज़ाम में इसी सैम्पल पेपर से लगभग क्वेश्चन आने वाला है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल एग्ज़ाम में आ सकता है, उसका पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से एग्ज़ाम पेपर सेटअप होगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। क्योंकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पता करना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एक दो और सैम्पल पेपर जो आने वाले वो भी मैं आपको एक दो दिन में देने वाला हूँ। तो चलिए हम सैम्पल पेपर की बात करते हैं। उत्तराखंड बोर्ड का जो इकोनॉमिक्स पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर है जिसमें कुल 32 क्वेश्चन होते हैं और करने का टाइम भी 3 घंटे का होता है। और जो क्वेश्चन होता है उसमें 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो 10 क्वेश्चन होते हैं। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 10 क्वेश्चन होते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो 6 होते हैं और 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी 6 होते हैं। ठीक है, तो ये 2 खंडों में बटा हुआ होता है। पहला खंड होता है खंड का व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उत्तर सैम्पल पेपर में है वो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। आपको यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखनी है एक लाइन में, जो कि 1 मार्क्स का 1 मार्क्स में है। ठीक है, आपके जो आंसर आपको पता नहीं है, इस आंसर का आंसर क्या होगा उसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा दे रखा हुआ है, पॉइंट बाई पॉइंट डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक में इसके आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अवसर लागत का क्या अर्थ है। ये भी 1 मार्क्स में है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है मांग का नियम गुणात्मक कथन है या परिमाणात्मक। तो मांग का नियम आपको पता होना चाहिए, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ पर सीमांत उपयोगिता के अर्थ को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बाजार से आप क्या समझते हैं, बाजार के अर्थ को लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसके अर्थ को लिखना है जितना भी पता आपको, एक लाइन में, बहुत ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है 3 मार्क्स क्वेश्चन की बारी। 3 मार्क्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है सामान्य वस्तु तथा घटिया वस्तु में अंतर बताइए। क्या अंतर है, आपको सामान्य वस्तुओं के बारे में बताना है, घटिया वस्तु के बारे में बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 4 पॉइंट आपको जरूर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तटस्थता वक्र क्या है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तटस्थता वक्र जिसका नाम जो है उदासीनता वक्र भी है और अनधिमान वक्र भी है, आपको इसके बारे में लिखना है पूरा। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ग्राफ के साथ आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया होगा तटस्थता वक्र के बारे में, पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अर्थव्यवस्था की कितनी केंद्रीय समस्या होती है वो बताना है। जैसे 3 केंद्रीय समस्या के बारे में पता होगा आपको कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें की समस्या जो है वो है यहाँ पर। 9th क्वेश्चन है निम्न तालिका को पूरा कर। देखिए बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह से जरूर आ सकता है जिसमें आपको तालिका की पूर्ति करनी है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा श्रम की इकाई, औसत उत्पादन और साथ ही साथ सीमांत उत्पादन है। तो आपको इसका यूज़ करते हुए ये टेबल भरना है। कैसे करना है देखिए, जैसे 1 यूनिट पे औसत उत्पादन है 8, जब औसत उत्पादन 8 है तो हम डायरेक्टली जो है हम इस टेबल को भर नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, टीपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्शन। तो औसत उत्पादन जब 1 है तो ऊपर टीपी भी कितना होगा, 8 होगा। औसत उत्पादन 10 है तो टीपी कितना हो जाएगा, 10 टू द 20। क्यों, टीपी का फार्मूला होता है जब इकाइयाँ दे रखा इकाइयाँ मल्टीप्लाई बाई औसत उत्पादन, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो ये 20 है। 3rd यूनिट पे एमपी दिया हुआ है जो कि टीपी के साथ ऐड हो जाएगा, तो 20 में 10 जो ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 30। 4th यूनिट में फिर से एपी दे रखा है तो एपी मल्टीप्लाई बाई क्यू, दैट इज 9 4 36, ये हो गया टीपी। 5th यूनिट में एमपी दे रखा है तो 36 में ऐड कर दीजिए, ये हो गया 40। और लास्ट यूनिट में फिर से औसत उत्पादन दे रखा है यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई 6, दैट इज 42। यहाँ तक आपका आ गया। अब टीपी के थ्रू एपी भी निकाल लीजिए, एमपी भी निकाल लीजिए। अब एमपी निकालेंगे, फर्स्ट यूनिट पे 8 है, दैट इज 8। नेक्स्ट यूनिट पे 20,
20 में से 8 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 12। 30 में से 20 हो गया 10, 36 में से 30 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 6, 40 में से 36 हो गया 4, और 42 में से 40 माइनस किया 2। AP निकालेंगे 3 और 2 भी देखा 30 को 3 से डिवाइड कीजिए, दैट इज 10। 4 में 40 को 5 से डिवाइड कीजिए, दैट इज 8। तो टेबल फिल हो गया, ठीक है ना। सिंपल वे है, और इसी तरह से टेबल आपको फिल करना है। और टेबल ध्यान में रखिएगा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर आता है। 3 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं को बताइए। आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं के बारे में बताना है केवल, ठीक है। और अब क्वेश्चन है जो 3 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। तो 11 क्वेश्चन है, पूर्ति की कीमत लॉस का अर्थ बताइए, इसे कैसे मापते हैं। पूर्ति की कीमत लॉस किसे कहते हैं वो बताना है, और उसके कैसे मापना है, इसकी जो दोनों विधियों के बारे में बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, चित्र सहित सीमांत आगम और औसत आगम के संबंधों की व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि MR और AR दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, उसको चित्र बना के डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है कि MR और AR के बीच में क्या संबंध है, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बार बार मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस लिंक को दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, वहाँ से देखिए कि क्या लिखना और कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादन फलन की परिभाषा लिखिए, उसके बाद अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन के फलन के बीच में अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्णता और प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म कीमत स्वीकारक होती है तथा एकाधिकार में फर्म निर्धारक होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यकीन मानिए इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने के भरपूर चांसेस क्वेश्चन को, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके आंसर आपको नहीं पता हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए। क्वेश्चन नंबर 15, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं चित्र से। और ये क्वेश्चन 15 पैमाने के प्रतिफल एक ऐसा क्वेश्चन है तो 110% ये एग्जाम में आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, 2017 में, 2018 में, 19, 20 और जहाँ तक इस साल 21 में भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा लगातार। और उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाइए। ये क्वेश्चन भी 110% आपके इस साल एग्जाम में आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं तो 100% एग्जाम में आएगा, चाहे 4 मार्क्स में आए चाहे 6 मार्क्स में आए। आप इसके लिए तैयार रहिए और लिख लीजिए इन दोनों क्वेश्चन को, आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं खंड का समष्टि अर्थशास्त्र की। यहाँ पर भी अगर यहाँ पर 16 क्वेश्चन व्यष्टि अर्थशास्त्र है तो 16 क्वेश्चन समष्टि अर्थशास्त्र से भी आएगा। तो यहाँ पर वही 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके 1 मार्क्स से, 5 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क्स के इस पोर्शन में। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 1936 में प्रकाशित किन्स के ग्रंथ का क्या नाम है, ठीक है ना। किन्स के ग्रंथ का नाम लिखना है आपको, और किन्स के ग्रंथ का नाम क्या है आपको पता चलेगा, नहीं पता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। प्रतिव्यक्ति आय किसे कहते हैं, प्रतिव्यक्ति आय क्या है, इस प्रतिव्यक्ति आय कैसे कैलकुलेट कर उसका सूत्र भी लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति समान हो तो गुणक का मान क्या होगा। अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने इसका एक वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा, लिंक में दे दूंगा, कि अगर MPC और MPS इक्वल हो तो गुणक कितना होगा। तो बेसिकली आपको पर पता करने जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पर गुणक का मान हमेशा 2 होता है जब MPC और MPS बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा के प्राथमिक कार्य को बताइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा, मुद्रा के प्राथमिक कार्य। नेक्स्ट, विदेशी विनिमय बाजार किसे कहते हैं। विदेशी विनिमय के बाजार को बताना है क्या होता है, इसके अर्थ को। अब 3 क्वेश्चन नंबर 3 की 3 मार्क्स क्वेश्चन की बारी है। राष्ट्रीय तथा घरेलू आय में अंतर बताइए। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम और घरेलू आय डोमेस्टिक इनकम में कौन कौन से डिफरेंस है वो बताने 3 मार्क्स में। पूर्ण रोजगार की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं के साथ लिखिएगा, 3 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और उसका महत्व क्या है उसको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 25, भुगतान संतुलन के खाते के दृश्य और अदृश्य मदों से क्या अभिप्राय है, उदाहरण से आपको यहाँ पर दृश्य मदे किसे कहते हैं,
अदृश्य मध्य किसे कहते हैं वो लिखना है, साथ ही साथ उसके उदाहरण भी बताने कि कौन दृश्य मध्य के क्या क्या उदाहरण है और अदृश्य मध्यों के क्या क्या उदाहरण है। 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको यहाँ पर। अनुकूल तथा प्रतिकूल विनिमय दरों के आर्थिक प्रभावों को बताइए। विनिमय दर के अनुकूल विनिमय दर और प्रतिकूल विनिमय दर क्या होता है इसको बताना है आपको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स के क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन नंबर 27, सरकारी बजट की राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर बताइए। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि राजस्व प्राप्ति होता क्या है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है। अगर ये पता है तो आपको अंतर भी पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, गुणा क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 110% ये क्वेश्चन भी इस साल आएगा। गुणा क्या है, व्हाट इज मल्टीप्लायर, और इसकी गणना कैसे की जाती है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, तो तैयार रहिए इस क्वेश्चन के लिए और आंसर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। स्फीतिक और अवस्फीतिक अंतराल में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस बार के सैम्पल पेपर में दिया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्फीतिक अंतराल जरूरी नहीं है कि इन दोनों में अंतर ही है, अलग अलग भी आ सकता है कि स्फीतिक अंतराल क्या होता है, अवस्फीतिक अंतराल क्या होता है, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रभावी मांग की अवधारणा को चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। प्रभावी मांग किसे कहते हैं। प्रभावी मांग जहाँ पर AD=AS होता है, ठीक है, तो उसको पूरा का पूरा आपको पढ़ के रखना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर होता है 6 मार्क्स में, ठीक है ना। और इस बार का क्वेश्चन दिया हुआ राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आपको तीनों मेथड पढ़ के जाना, उत्पाद विधि भी, आय विधि भी है और व्यय विधि भी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर थ्योरी दे रखा है, हो सकता है न्यूमेरिकल भी आ जाए, तो आपके लिए इसको तैयार रहना है। और लास्ट क्वेश्चन है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है। अनैच्छिक बेरोजगारी के विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। अनैच्छिक बेरोजगारी के बारे में बताना है और अनैच्छिक बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं, किस किस कारण से अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसके कारणों को बताना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 32 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम में आ सकता है। बेस्ट लक आपके एग्जाम के लिए। और आंसर के लिए अगर कोई आंसर आपको नहीं मिल रहा है मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।